तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्रा चला गया है। 12 से 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्रा रहने वाला है। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की मिली है। लखीमपुर हिंसा के आरोपी हैं आशीष मिश्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे, जिनको काफी मशक्कत के बाद अब पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में 2 तरह की एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एक विपक्ष में आती है, एक पक्ष में आती है। दूसरा एक पक्ष और है कि एसआईटी ने जब मुलाकात करी थी, बात करी थी, 12 घंटे की पूछताछ में आशीष मिश्रा से 40 सवाल पूछे गए, जिनमें से 35 सवालों का जवाब मिश्रा जी गलत देते नजर आए। और गलत जवाबों का नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 दिन की पुलिसिया रिमांड है। 12 से 15 तारीख ये वो 3 दिन होंगे जो शायद इनके आगे के भविष्य का निर्धारण करें। तो लखीमपुर हिंसा मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 3 दिन की पुलिस रिमांड आशीष मिश्रा की। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी, लेकिन 3 दिन की मिली है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजेश शुक्ला हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। राजेश, क्या कुछ अपडेट? बादल छट चुके हैं, 3 दिन की पुलिस रिमांड है और इस पुलिस रिमांड के बाद बहुत कुछ सामने आने वाला है। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। तो आपको बता दें कि पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी लखीमपुर हिंसा मामले में। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जिनकी 3 दिन की पुलिसिया रिमांड मंजूर हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन बाद हिंसा में 4 किसान सहित 9 लोगों की जान चली जाती है। मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार देर रात गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए आशीष मिश्रा मोनू की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा, आशीष मिश्रा से पुलिस लगातार 12 घंटे तो पूछताछ कर चुकी है। पुलिस अब और क्या पूछना चाहती है? लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड पर लेने की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसके बाद अब पुलिस को आशीष की 3 दिन की रिमांड मिल चुकी है। लखीमपुर कांड को लेकर आज आशीष मिश्रा की रिमांड पेशी थी, जिसमें उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनाया जाना था, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण 11 बजे उनकी पेशी निर्धारित थी। उसके बाद करीब 2 बजे उनकी पेशी, जिसमें तो आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर सुनवाई हुई। कोर्ट से पुलिस ने 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा मांगी, लेकिन 3 दिनों की रिमांड मिली है। कोर्ट का फैसला, आशीष मिश्रा बुरे फंसे हैं। पूछताछ 12 घंटे हुई, लेकिन एसआईटी संतुष्ट नहीं थी। अब पुलिस भी पूछताछ करेगी। वकील ने भी कहा, भैया 12 घंटे तो पूछताछ कर ली, अब पूछेंगे क्या, बचा क्या है? लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, जिनके जवाब गोलमोल मिले थे। यानी कि वो 35 सवाल जिनके जवाब आशीष मिश्रा दे नहीं पाया था। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार यानी कि आज मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया है। तो वहीं प्रदेश के कोविड प्रबंधन पर आईटीआई कानपुर की ओर से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी इस दौरान किया गया। सीएम योगी ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत जन आरोग्य अभियान का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने दीप प्रज्वलन करते हुए अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी के साथ चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सैगल जैसे तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।
वे प्रवासी कामगार और श्रमिक भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर, वे निवासी हों या प्रवासी हों, उन सभी श्रमिकों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। यानी प्रधानमंत्री जी का उस सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। 99, 2001, 2000 तक कुल 1 एम्स देश के अंदर था, 1 एम्स बन पाया था। सन 2000 से 2004 के बीच में 6 एम्स का कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि मात्र 7 वर्ष की इस अवधि में देश के अंदर 22 तो एम्स का निर्माण हो रहा है या वे प्रारंभ हो चुके हैं। वहीं जस्टिस राजेश बिंदल ने उत्तर प्रदेश राजभवन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राजभवन के गांधी हॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य न्यायाधीश को बधाई दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर बधाई दी गई है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार के अपर सचिव राजेंद्र कश्यप ने जारी की है। राजेश बिंदल हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। चीन के बाद अब भारत में भी बिजली संकट गहरा बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में सप्ताह में 2 बार कोयले के स्टॉक की समीक्षा की जा रही है। देश भर में कोयले की सप्लाई में कमी के चलते ब्लैकआउट का खतरा बना हुआ। जरूरत के मुताबिक पावर प्लांट को कोयला नहीं मिल पा रहा। कई राज्यों ने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई। दिल्ली ने कहा है कि अगर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला नहीं भेजा गया तो शहर में 2 दिनों में बिजली कटौती हो सकती है। पंजाब के थर्मल पावर प्लांट में हालात को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली ने कहा है कि अगर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला नहीं भेजा गया तो शहर में 2 दिनों में बिजली कटौती हो सकती है। पंजाब के थर्मल पावर प्लांट में केवल 2 दिन का कोयला शेष है। शनिवार को जरूरत के मुकाबले आधी बिजली का उत्पादन ही हो सका, जिसकी वजह से कई घंटे तक बिजली कटौती करनी पड़ी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। बता दें कि भारत में कुल बिजली उत्पादन का 70% कोयला आधारित प्लांट पर निर्भर है। देश भर में कुल 135 पावर प्लांट हैं, जिनमें कोयले के जरिए बिजली उत्पादन होता है। कोयले से चलने वाले इन 135 संयंत्रों में से आधे से अधिक के पास केवल 3 दिन का कोयला बचा है। ये संयंत्र देश को आधे से ज्यादा बिजली आपूर्ति करते हैं। कोयले के संकट के चलते 3 अक्टूबर तक 33 पावर प्लांट ठप हो चुके हैं, जिससे बिजली उत्पादन के साथ बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। इस बीच केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आपूर्ति में जल्दी ही सुधार आएगा। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोयले की आपूर्ति की कमी के पीछे कई वजह हैं। सरकार के मुताबिक आयातित कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते भी सप्लाई में कमी आई है। बाहर से आयात होने वाले कोयले के दाम सितंबर-अक्टूबर में $160 प्रति टन हो गए, जो मार्च में $60 प्रति टन के आसपास थे।
अचानक से दाम बढ़ने के कारण बाहर से आयात होने वाले कोयले में कमी आई और घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ती चली गई। इस कारण आयातित कोयले से बिजली उत्पादन में 43.6% की कमी आई और अप्रैल से सितंबर के बीच घरेलू कोयले की मांग 17.4 मीट्रिक टन बढ़ गई। वहीं कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के चलते बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे अचानक बिजली संकट की स्थिति पैदा हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में अगस्त सितंबर महीने में देश में 106.6 बिलियन यूनिट की खपत थी, जो 2021 तक बढ़कर 124.2 बिलियन यूनिट हो गई। वहीं मानसून के दौरान कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते कोयला उत्पादन लगभग ठप हो गया, जिससे पावर प्लांट को आपूर्ति पर असर पड़ा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली कंपनियों पर पहले से ही भारी बकाया है, जिससे कोयला कंपनियों ने ऐसी कंपनियों को सप्लाई भी रोकी, जिससे इन राज्यों में भी संकट गहरा गया। चीन से शुरू हुआ ये संकट अब पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। तय है कि जल्दी ही इस दिशा में कारगर कदम नहीं उठाए गए तो भारत में बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। विद्युत व्यवस्था को लेकर सीएम योगी मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग जारी है। मीटिंग में तमाम प्रदेश भर के अधिकारी जुड़े हैं। यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम एमडी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। सूबे के तमाम अधिकारी के साथ में यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम एमडी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, विद्युत व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बदस्तूर मीटिंग कर रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सचिन तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले में अपडेट देने के लिए। सचिन, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि एनर्जी डेफिसिट की वजह से ना ही पूरे भारत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, त्योहार का सीजन है, ऐसे में जो एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स है वो कहीं ना कहीं ठप पड़े हुए हैं। मैं आपको स्टैट्स के माध्यम से पूरा वृतांत देना चाहूंगा, पूरी एक एक चीज बताना चाहूंगा। जब हम इस पूरे मामले को लेकर ग्राउंड जीरो पे गए और तमाम करीबन 3-4 दिनों से इस पूरे खबर को लेकर लगातार हम लोग ग्राउंड जीरो पे जनता टीवी इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो पता चला है कि यूपी में अगर हम औसतन मांग की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 17,000 मेगावाट 17,000 to 20,000 मेगावाट ये जो है डिमांड है उत्तर प्रदेश की। लेकिन जो यूपीपीसीएल है वो जो उपलब्धता है वो लगभग 15,000 मेगावाट ही करा पा रहा है। और बात करें तो कोयले की कमी की वजह से महज 3,000 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है, और कोयले की कमी की वजह से लगभग 2,000 मेगावाट क्षमता की इकाइयां बंद भी हो गई हैं। सचिन, देखिए अभी मौजूदा वक्त में मीटिंग चल रही है, डिस्कॉम के तमाम एमडी मीटिंग में मौजूद हैं और जिस तरीके से ऊंचाहार का पावर प्लांट कल बंद हुआ, जिसको लेकर के ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ मरम्मत और दैनिक क्रियाओं की वजह से बंद हुआ है। साथ में श्रीकांत शर्मा ने यह भी कहा था कि 3 से 4 दिन का कोयले का स्टॉक जिनके पास है वो प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। तो क्या आपके पास इस तरीके का इनपुट है कि सूबे की सरकार उस प्रतिपूर्ति के लिए क्या कर रही है? कोयला कहां से मंगाया जाएगा? क्योंकि कोयला कंपनियों ने तो मना कर दिया है कि कोयला देंगे नहीं वो, जब तक भुगतान पुराना नहीं हो जाता। भुगतान का क्या व्यवस्था है? जो सरकार जो दावे और वादे लगातार करती आ रही है, लेकिन अगर कोविड-19 के सेकेंड वेव के बाद जब भारत की इकोनॉमी जब रिकवर हुई है, तो ऐसे में जो पावर सेक्टर की जो मांग थी वो लगातार एकदम से बढ़ गई है। और इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, जिसकी वजह से बिजली की मांग भी बढ़ गई है। और 2019 ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सचिन, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। यूपी में कोयले की कमी से बिजली संकट गहराता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज जो सीएम योगी ने भी बिजली विभाग के सभी अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की है। वहीं यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि कोयला खदान से नजदीकी बिजली उत्पादन यूनिट में 15 दिन का और बाहरी क्षेत्रों में 1 महीने का कोयला स्टॉक में होना चाहिए। अचानक कोयले की कमी से बिजली उत्पादन की कई यूनिट्स बंद हो जा रही हैं और ये कमी भारी पड़ रही है।
देखिए, जहाँ तक सवाल है, पूरे प्रदेश में अगर तापीय विद्युत उत्पादन गृहों की बात कर लें तो आज की डेट में औसत 5 दिन का कोयला उनके पास है। इसका मतलब निश्चित तौर पे जो कानूनन 15 दिन और 30 दिन का कोयला उनके उत्पादन गृहों में रहना चाहिए था, वो नहीं था। इसका मतलब कि जो हमारा कोल इंडिया था, उसके द्वारा जो भी अलॉटमेंट था या उनके द्वारा जो भी कोयला उनको पहुंचाया जा रहा था, उसमें कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ पूरे देश में। ये बात जरूर सही बात है कि इधर आज थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। गांव में जो बिजली कटौती उत्तर प्रदेश में हो रही थी, उसमें थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं बिजली कटौती नहीं हुई। कोयले की कमी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 4500 मेगावाट के पावर हाउस या तो कम कैपेसिटी पे चल रहे हैं या तो बंद है। तो निश्चित तौर पर कोयले की कमी जैसे दूर होगी तो जो ये कटौती हो रही है ये खत्म होगी। सब मिला के अगर देखा जाए तो जो कल जैसे कि आर के सिंह का एक बयान आया, आर के सिंह साहब जो हमारे ऊर्जा है मंत्री हैं देश के, उनका कहना है कि कोयले की कहीं कमी नहीं। बिल्कुल इस बात से हम सहमत नहीं है। अगर कोयले की कमी नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश में उपभोक्ताओं की बिजली कटौती क्यों की जा रही है? तो कोयले की कमी से जूझ रहा है प्रदेश, और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और दुनिया भी। और ऐसे में मुश्किल ये कि पुराना भुगतान होगा नहीं तो नया स्टॉक रिलीज होगा कैसे? कोयला कंपनियों के पास बकाया है सरकार का, पहले से उस बकाये का भुगतान करना होगा। उस भुगतान के बाद ही आगे कोयले का जो स्टॉक है वो रिलीज किया जाएगा। बेहद बड़ी ये कमी है कहीं ना कहीं सरकार की, जब उनको पता है, डिस्कॉम एमडी से और तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है कि 1 महीने का स्टॉक होना चाहिए, वो जरूरी है। बाहरी क्षेत्रों से पूरा कीजिए चाहे जैसे भी, 1 महीने का स्टॉक होना ही चाहिए। और 3 से 4 दिनों में स्थिति ला करके छोड़ दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक होगा देवभूमि का। देवभूमि में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य भी। जी हां, कांग्रेस की सदस्यता लेकर दोनों नेताओं ने घर वापसी कर ली। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में इस दौरान कांग्रेस के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम जो नेता थे वो मौजूद रहे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले यशपाल आर्य ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। सोचिए, उस अपील का भी असर नहीं हुआ, उस मरहम का भी असर नहीं हुआ जो पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले यशपाल आर्य के घर जाकर यशपाल आर्य को लगाने की कोशिश की थी। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहां पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यूं कहूं कि आज मैं अपने परिवार में आया हूं, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूं, मेरी घर वापसी हो रही है। अब एक बेहतरीन जानकारी आपको जनता टीवी साझा कर रहा है। कांग्रेस की जो रणनीति है, जो हरीश रावत ने बनाई है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि पिछले चुनावों के दौरान कुछ 25 मेंबर्स ऐसे थे जो कि कांग्रेस से नाराज हो गए थे। उन तमाम 25 मेंबर्स को वापस से कांग्रेस में लाने की कवायद कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये वापस तो आ जाएंगे, लेकिन जो आपसी सिर्फ फुटअव्वल है वो कैसे दूर होगी? खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर कहा कि भाजपा में देश पहले और पार्टी दूसरे नंबर पर, और व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर रखते हैं। लिहाजा अगर वो गए हैं तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि इस दौरान सीएम ने ये बात टाल दी कि कुमाऊं में यशपाल आर्य एक बड़ा चेहरा थे और इससे पार्टी को कितनी हानि होगी। दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हल्द्वानी प्रवास का आज तीसरा दिन और आखिरी दिन भी रहा। मोहन भागवत आज 125 प्रांत प्रचारकों के साथ बैठक करते नजर आए। दोपहर के बाद 3 दिन की व्यवस्था में लगे लोगों के साथ में एक इंट्रोडक्टरी बैठक ली है, जिसके बाद शाम को 5 बजे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दौरे का समापन कर देंगे और इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कब से कुछ देर के बाद। इस दौरान, इस मीटिंग के दौरान खास निकल करके आया है वो तथ्य समझिए।
मोहन भागवत ने कल एक बयान दिया था, क्योंकि कल वो मीडिया से बातें हुए थे। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के लाउडली बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और हम इसका खंडन करते हैं। प्रचारकों की बैठक हो रही है, बड़े सौभाग्य की बात है। कितने लोग इसमें शामिल होंगे? कितने लोग इसमें शामिल होंगे कल? लगभग जो अपने संघ के प्रचारक हैं 100 हाँ, पूरे प्रांत। तो चलिए, योगेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि जिस तरीके से तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, मोहन भागवत ने परिवार को एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए 3 दिन का ये जो समय खर्च किया है, और इसमें कल जिस तरीके से धर्मांतरण पर वो लाउडली बोले हैं, ये अपने आप में बड़ी बात। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ शादी करनी है अगर आपको, और आप इसके लिए धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए ऐसा, ये नहीं होना चाहिए और हम इसका समर्थन नहीं करते। देखिए पूजा, साफ तौर से जो आरएसएस प्रमुख का प्रवासी कार्यक्रम रहा, कई सारे संबंधों में सबसे ज्यादा मेन कार्यक्रम चल रहा जब परिवार प्रबोधन पर उन्होंने 1000 से ज्यादा परिवारों के साथ पूरी चर्चा की, जहाँ धर्मांतरण एक सबसे बड़ा विषय रहा। उन्होंने कहा कि केवल शादी करने के लिए आप अपना धर्म परिवर्तन ना करें, अपने धर्म में जहाँ ईसाई है वही रहे, क्योंकि एक बार आपका धर्म परिवर्तन करने से कई चीजें बदल सकती हैं, आपका धर्म बदल सकता है। योगेश, क्या मेरा सीधा सवाल है, आप क्या ये तो मोहन भागवत का दौरा रहा, लैंड जिहाद और तमाम तरह की इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही थी, इस वजह से मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या ये जो मोहन भागवत का दौरा रहा, लैंड जिहाद और तमाम तरह की इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही थी, इस वजह से ये दौरा फिक्स किया गया, और ये सेशन जो परिवार और फैमिली, संस्कृति, तमाम चीजों को लेकर के फिक्स किया गया, क्या इसके पीछे यही वजह है क्या? देखिए, इसके पीछे की वजह तो कई सारी हैं, क्योंकि 3 साल से प्रांत के जो प्रचारकों की बैठक थी वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि 2 साल हमारा पूरा कोरोना में निकला। इसके अलावा विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। कहीं ना कहीं चाहे संघ की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि इसमें राजनीति कहीं नहीं है, राजनीति से बहुत दूर है कार्यक्रम, लेकिन विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं अंदरूनी संघ की रणनीतियां इस बैठक के जरिए बनाने की कोशिश भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।